राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आज सभी का मेरे YouTube चैनल सच्चे साक्षात्कार मुरारी मिश्रा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सावन का महान पर्व चल रहा है। आज छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार हरेली त्योहार हम सब किसानों के लिए, ग्रामीण जनों के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आता है, एक खुशहाली का एक भाव लेकर आता है, जिसमें हम अपने कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं, बच्चे गेड़ी चलाते हैं, घरों में पकवान, मीठे पकवान बनाए जाते हैं और इंद्र देवता से और धरती माँ से हम विनय प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ कर, कि हमारे जीवन में खुशहाली बना रहे और हमारा फसल 16 आना फसल हो और हम सबके घर में समृद्धि आए। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को हरेली तीज त्योहार का गाढ़ा गाढ़ा बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं एवं देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज अपने इस विश्लेषण और आकलन के माध्यम से अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी जिस प्रकार से दिन रात 24 घंटा जाति जाति पत्रकारों से जब कोई प्रश्न करता है तो तुम कौन सी जाति के हो, फिर कोई बोलता है सेना में कौन सी जाति के हो, फिर पूछते हैं कि वित्त विभाग में कौन कितने जाति का है, बजट किसने जाति का बनाया, जाति जाति जाति। अभी तक कांग्रेस पार्टी का नारा था जात ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, उसको राहुल गांधी जी ने पूरी तरह से पलट दिया और जाति जाति का गाना या रट गा रहे हैं। क्या है इसके पीछे का कारण, क्या है? देखिए, महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताता हूं। लॉर्ड मैकाले, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो सब जानते हैं, लॉर्ड मैकाले को एक शिक्षाविद होने के नाते भारत में शिक्षा व्यवस्था का आकलन करने, विश्लेषण करने के लिए भेजा गया और उन्होंने 2 साल पूरे भारत देश में भ्रमण किया। उन्होंने पाया कि साउथ में 1% भी लोग 1% लोग भी असाक्षर नहीं है, मतलब 100% लोग साक्षर हैं, और नॉर्थ इंडिया में 1 या 2% लोग ही निरक्षर हैं। फिर उन्होंने एक रिपोर्ट दिया अपने इंग्लैंड जाकर संसद में कि जब तक भारत की शिक्षा व्यवस्था को खत्म नहीं करोगे, जब तक भारत की संस्कृति को खत्म नहीं करोगे, जब तक भारत में जाति व्यवस्था का गुणगान नहीं करोगे, जब तक भारत में जाति को जाति से नहीं लड़ाओगे और जो ज्ञानवान हैं, जो शिक्षित हैं, चाहे किसी भी जाति का हो, उसको जब तक आप आपस में लड़वा कर कमजोर नहीं करोगे, तब तक भारत में आप राज नहीं कर सकते। और रिपोर्ट पेश होती है 1835 के आसपास। मतलब एक उनका सिद्धांत था औद्योगिकरण, छन्नीकरण। मतलब मोटा उनका सिद्धांत था, मोटा माटी सिद्धांत था कि शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग को दो, नीचे को शिक्षा मत दो, ऊपर वाले जब चाहेंगे तो नीचे को शिक्षित करेंगे। इस प्रकार से आपस में उनकी लड़ाई होगी और इसको अपनाया गया, जो भारत देश में लगभग 2-3 साल पहले नई शिक्षा नीति आने के पहले तक वही लॉर्ड मैकाले की शिक्षा आज भी हिंदुस्तान में चल रही है, जिससे देश को कमजोर किया जाए और जाति को जाति से लड़ाया जाए। ये था अंग्रेजों का राज करने का प्रमुख सूत्र। मुसलमानों को एक किया जाए और हिंदुओं को जाति में बांट बांट कर इतना, और दलित शब्द भी उन्हीं का था, जबकि हमारे पुराने भारत के इतिहास में दलित शब्द कहीं है ही नहीं। वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण अगर गलत काम करेगा, सही काम नहीं करेगा, शिक्षा न्याय ईमानदारी की बात नहीं करेगा तो शूद्र बन जाएगा, और जब कोई एक गरीब बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, शिक्षित बनेगा, शिक्षा को अपना हथियार बनेगा, तो ब्राह्मण बन जाएगा। उसके उदाहरण कई हैं, आज भी हैं, जैसे आपको मैं कई बार बता चुका हूं, चाहे स्वामी रामदेव हो, चाहे हिंदुस्तान के जितने साधु महात्मा हैं, चाहे उमा भारती जी हो, चाहे कोई भी हो,
ये सब साध्वी बने और इनकी ब्राह्मण भी पूजा करता है। खैर, तो राहुल गांधी की जाति जाति और जाति का विशेषण आकलन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 340 में भीमराव अंबेडकर जी ने ये कोशिश की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये कोशिश की और देश के संविधान बनाने वाले सैकड़ों लोगों ने कोशिश की कि एक अनुच्छेद बनाया जाए जिसका नाम था, कोशिश करके 340 अनुच्छेद बनाया, जिसमें लिखा कि आने वाली सरकार पिछड़े वर्ग के उन्नति के लिए एक आयोग का गठन करेगी। 1953 में गठन होता है काका कालेलकर जी के नाम से। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कई भाषाओं के जानकार थे, ज्ञानी थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की, लेकिन इस रिपोर्ट को पंडित नेहरू जी ने लागू नहीं किया, खारिज कर दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और पूरी तरह से काका कालेलकर की रिपोर्ट को देश में लागू नहीं किया गया। आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ दलित और आदिवासी समाज के लिए रही, जिसको हम एससी और एसटी बोलते हैं। इसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार, जब जनता पार्टी की सरकार बनती है, ये कांग्रेस की सरकार में लगातार चलता रहा 1975 तक। जब जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग या भारतीय जनता पार्टी की ही सम्मिलित जनता पार्टी में सरकार बनती है, मोरारजी देसाई जी जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो 1978 में बीपी मंडल आयोग से एक कमेटी गठित होती, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है। बीपी मंडल जी जमींदार परिवार के थे, मजबूत परिवार के थे, काफी पैसे वाले थे। इनका जन्म भले बनारस में हुआ, लेकिन रहने वाले बिहार के थे और जमींदार होने के कारण इनका चुनाव किया जाए, ये बयान उस समय के गृह मंत्री का सदन के बाहर मौजूद है। चूंकि वो जमींदार परिवार से आते थे तो मामले को अच्छे से समझेंगे, इसलिए बीपी मंडल जी का आयोग का गठन होता है 1978 में और 1980 में वो रिपोर्ट पेश कर देते हैं। लेकिन 1900 लेकर 1990 तक, 80 से लेकर 90 तक बीपी मंडल की सिफारिशें लागू नहीं की जाती। इस बीच बीपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और देवीलाल जी प्रधानमंत्री बनते। दोनों की जबरदस्त लड़ाई चलती है और हिंदुओं को एक करने के लिए बीजेपी रोड में आ जाती है, जो रथ यात्रा के नाम से जानते हैं अडवाणी जी का। तब बीपी सिंह जी एक तरफ देवीलाल जी से निपटने के लिए, दूसरी तरफ भाजपा से निपटने के लिए मंडल कमीशन के सिफारिशों को लागू करने की घोषणा करते हैं, जिसमें 27% आरक्षण नौकरियों में प्रमुख रूप से देने की बात करते हुए उसमें सिफारिशें बहुत है। भूमि सुधार हो, शिक्षा के स्तर हो, वित्तीय सहायता मिले पिछड़े वर्ग को। और याद रखना 2399 2399 पिछड़ा वर्ग की जातियां थी काका कालेलकर की रिपोर्ट में और 800 के करीब 837 जातियां अति पिछड़ी थी। ये मान के काका कालेलकर को रिपोर्ट को दिया गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। बीपी मंडल की सिफारिशें 1993 में लागू हुई। अब देखिए आप, नौकरी में आरक्षण मिलता है 1992-93 से और जो बजट बनाया गया अधिकारियों के द्वारा, उनकी उम्र 50-55 साल है। अब बताइए आप, जब नौकरी में आरक्षण था ही नहीं तो ओबीसी, आदिवासी और दलित कहां से आते? क्योंकि माना गया कि सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भूमिकाएं बहुत अच्छी थी और वो उनके मौके ज्यादा रहते थे। चूंकि आरक्षण नौकरियों में नहीं था, इसीलिए वो सेक्रेटरी बने और जब सेक्रेटरी बड़े पद में बैठ गए तो उन्होंने बजट तैयार किया। सिर्फ ये बजट नहीं, इसके पहले 1993 तक, इवन 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार, जो यूपीए की सरकार थी, उसमें भी बजट जितने सचिव बनाए सभी सवर्ण वर्ग के लोग थे। ये कोई आज की बात नहीं है। फिर राहुल गांधी जी जानबूझकर जाति जाति की बात क्यों करते हैं? क्या उनको नहीं मालूम कि उनके दादा नाना काका कालेलकर रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिए पिछड़ा वर्ग का? और एक बात बता दूं आपको, मैं संवैधानिक दर्जा देना था। अनुच्छेद 340 के तहत देश की आजादी के बाद पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलना था। संवैधानिक दर्जा मतलब
कोर्ट के बराबर की मान्यता, कोर्ट के बराबर का आपका पावर ये दिए मोदी जी की पहली सरकार 2018 में 102वां संविधान संशोधन कर पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नरेंद्र मोदी जी ने दिया अपने पहले कार्यकाल में। अब आप बताइए, अब आप समझने का प्रयास करिए, राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि कितने दलित, कितने आदिवासी, आपका हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री राहुल जी राजपूत क्षत्रिय है, अब उसको हटाइए आप। आपका रेवंत रेड्डी जी जमींदार परिवार से आता है, सामंतवादी परिवार से आते हैं, उनको हटाइए। आपका नायर समुदाय से वेणुगोपाल, आप क्या हैं? आप तो पारसी समाज से आते हैं, जो मुसलमानों का एक समूह है पारसी। आप अपनी जाति बताइए। आप तो जाति, आप अपनी जाति क्यों नहीं बताते? आप पार्टी चला रहे हो, आप हटो विपक्ष के नेता पद से, आप एससी और एसटी को बनाओ, घोषित करो कि अगला कांग्रेस की जब भी सत्ता आएगी तो प्रधानमंत्री दलित बनेगा। ये घोषणा आपको करना चाहिए। आपका जो जाति जाति आप करते हैं, ये देश को तोड़ने वाला, कमजोर करने वाला बयान है। यही लॉर्ड मैकाले किया, यही अंग्रेज किए कि देश को, भारत देश को कमजोर करो, भारत देश को मजबूत होने मत दो। आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है, 2014 में 11वें नंबर थी, अब 3 नंबर पर बनने वाले हैं। चीन कमजोर होते जा रहा है। आपने 2008 में चीन के साथ, जो कि गैर कानूनी है, जो कि गद्दारी की परिभाषा में आता है, आपने चीन की दुश्मन पार्टी के साथ जो सत्ता में, उसके साथ क्या एग्रीमेंट किया, आज तक आपने देश को नहीं बताया। जब डोकलाम चीन के साथ हमारा लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था, और चीनी दूतावास में पकड़े गए और झूठ बोले कि हम चीन के दूतावास नहीं गए थे। जब फोटो वायरल हुआ तब आप स्वीकार करें। राहुल जी, आप अच्छा काम करिए, देश को मजबूत करिए, आप कमजोर लोगों के लिए आवाज उठाइए, लेकिन हर जगह सेना में भी आप जाति खोजोगे, जबकि सेना में जाति नहीं चलती, सेना में देशभक्ति चलती है, चाहे वो देशभक्त किसी भी जाति का हो। आप मुसलमानों के जाति के बारे में क्यों नहीं बोलते? उसमें पसमानदा कितने गरीब हैं जो पिछड़े वर्ग में आते हैं, उनकी आवाज क्यों नहीं उठाते? आप जो अशरफ हैं, जो ताकतवर मुसलमान हैं, उनकी संपत्ति को छीनने की बात क्यों नहीं करते? आप देखिए कितने राजा महाराजा मुसलमान आज भी बने हुए, नवाब बने हुए, उनकी संपत्ति को छीनने की बात आप क्यों नहीं करते? आप हिंदुओं की संपत्ति को छीनने की बात करते हैं, जाति में बांटने की बात करते हैं। आपको गरीबों के लिए आवाज उठाना चाहिए। आपको छोटी छोटी संकीर्ण मानसिकता में आपको देश को बांटने और कमजोर करने की साजिश से ऊपर उठना चाहिए, और आपको देश की अच्छी राजनीति को आगे लाना चाहिए, और देश में एक सुशासन की राजनीति की बात करना चाहिए। ये देश को तोड़ने और कमजोर 24 घंटा जाति जाति, पत्रकारों से पूछते हो तुम कौन सी जाति का हो, कहीं भी जाते हो पूछते हो तुम्हारी क्या जाति है, तुम मुझसे पूछते हो तुम क्या जाति, और आप भी अपनी जाति बताइए, आप कौन सी जाति के हैं। वेणुगोपाल जो सबसे पावरफुल है गांधी परिवार के बाद, वो नायर समाज से आते हैं, ये पावरफुल जाति है, वहां पर आप एससी एसटी को बनाइए। जितने प्रमुख ताकतवर ब्राह्मण लोग हैं कांग्रेस पार्टी में, उनको हटाइए, आप उनको किनारे लगाइए। क्यों नहीं करते? एससी एसटी को ही आप पूरा ताकत दीजिए और उन्हीं को आगे बढ़ाइए। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जैसा कि संसद में बोला गया, राजीव गांधी फाउंडेशन में, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट में एक भी एससी एसटी या ओबीसी नहीं है, उसमें सवर्ण लोग हैं, उसमें कोई दुबे है, उसमें आपका परिवार है गांधी परिवार, उसमें पहले मोतीलाल वोरा ब्राह्मण थे, उसमें रखे दलित और आदिवासियों को। तब देश आपके ऊपर भरोसा करेगा, नहीं तो ये मान के चला जाएगा कि काका कालेलकर की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डालने वाले आप, और बीपी मंडल की सिफारिशों को 10 साल तक दबा के रखने वाले आप, और नौकरियों में आरक्षण नहीं देने वाले आप। 2014 तक आपने कुछ भी नहीं किया दलित आदिवासी लोगों के लिए और ओबीसी के लिए। इसलिए आपकी जो बातें हैं वो देश को कमजोर करने, तोड़ने के लिए, जाति को जाति से लड़वाने के लिए आपकी जो बातें हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक और बहुत ही दुखद हैं, जिसको देश की जनता जवाब देगी कि देश की जनता क्या चाहती है। देश की जनता सब मिलकर आगे बढ़ना चाहती है कि आपस में लड़कर देश को कमजोर करना चाहती है। ये जनता, देश की जनता फैसला करेगी।
ये आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, और मेरे अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को, इस आकलन विश्लेषण को देश के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर और फॉरवर्ड करिए और कमेंट्स करके बताइए आकलन विश्लेषण कैसा लगा। आप सबको पुनः सावन पर्व की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई। हमारे छत्तीसगढ़ के हरेली त्योहार के सबो जम्मो छत्तीसगढ़िया भाई बहनी दाई मातारी मल्ला गलो गाड़ा गाड़ा बधाई। जय हिंद, जय मां भारती, जय छत्तीसगढ़।